हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैं आपको समझा रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से और AgCN से सिल्वर साइनाइड से करवाई थी। इसके अलावा पोटेशियम और सिल्वर नाइट्राइड से भी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी। ठीक है, तो वहाँ तक मैं आपको समझा चुका था। आज हम कुछ और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जानने वाले हैं। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्कोहल का विरेचन। अभी अल्कोहल कैसे बनता है एल्किल हैलाइड से, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बता चुका हूं मैं, ये अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। जब RX की अभिक्रिया KOH से करते हैं, ये तो बता चुका हूं भाई मैं। कब बताया पता है? SN1 और SN2 तो बताई है आपको, वही तो है ये रिएक्शन। तो यहां से क्या निकलेगा? KX निकलेगा और ये बन जाएगा आपका ROH प्लस निकल जाएगा आपका KX। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्कोहल का जब हम निर्माण करते हैं तो अल्कोहल का निर्माण करने के लिए हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किस किस के साथ करते हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूं। NaOH के साथ हम रिएक्शन कर सकते हैं, KOH के साथ कर सकते हैं, AgOH के साथ कर सकते हैं, या जलीय Ag2O के साथ कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगर हम अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं तो जो सिल्वर ऑक्साइड हमने लिया है वो एक्वस मीडियम में होना बहुत जरूरी है, और ये सारे के सारे भी एक्वस मीडियम में होने जरूरी हैं। यानी कि ये सारे के सारे आपके किस माध्यम में होते हैं? जलीय माध्यम में होते हैं। यानी कि जब मैं एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH से करूंगा तब जाकर के अल्कोहल बनेगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जलीय, या इसको हम शॉर्टकट लिखते हैं एक्वस, एक्वस KOH एल्किल हैलाइड के साथ अल्कोहल देता है। ये बात तो आपको बिल्कुल ध्यान में है और रखनी है। लेकिन एक बात जो आपको नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे मैंने बताई है 11th क्लास में, जब मैंने आपको सतजफ नियम पढ़ाया था। कोई बात नहीं, नहीं याद है तो फिर बता देता हूं। KOH एक्वस होना चाहिए अगर आपको अल्कोहल बनाना है एल्किल हैलाइड से। और अगर आपने अल्कोहलिक KOH ले लिया, अल्कोहलिया KOH ले लिया, तो आपका अल्कोहल नहीं बनता है। क्या बनता है? एल्कीन बनता है। और ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, यहीं से नंबर कटते हैं, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि रिएक्शन में अब जलीय KOH है या अल्कोहलिक KOH है, और एग्जामिनर यही तो क्वेश्चन में दे डालता है। RX लिख देगा, KOH लिख देगा, यहाँ या तो एक्वस लिखेगा जलीय जिसको कहते हैं, या अल्कोहलिक लिखेगा। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, अल्कोहलिक के साथ क्या बनता है और जलीय के साथ क्या बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, अल्कोहलिक के साथ अल्कोहल कभी नहीं बनेगा, अल्कोहलिक के साथ अल्कोहल नहीं बनेगा। बस बात खत्म। अगर आपको ये पॉइंट याद रह गया तो आप समझ जाओगे, अगर अल्कोहलिक के साथ अल्कोहल नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये जलीय के साथ बन रहा है। तो एल्कीन किसके साथ बनेगा? अल्कोहलिक KOH के साथ बनेगा। ठीक है, अल्कोहलिक KOH के साथ अल्कोहल नहीं बनेगा। ये बात आप नोट कर लेना, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि जो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। ये लिख देगा आपको RX लिख करके प्लस में KOH लिखा देगा, और अब यहाँ ये अल्कोहलिक लिख सकता है। वैसे RX नहीं लिखेगा, R की जगह पर कुछ और लिखेगा। जैसे ये आपका लिख सकता है CH3CH2X, कुछ भी लिख सकता है। तो मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। तो अगर आपसे ऐसा पूछ लिया और अब यह आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा तो अल्कोहलिक के हिसाब से बनाना पड़ेगा, आप एक्वस के हिसाब से मत बना देना। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी, अल्कोहलिक के साथ एल्कीन बनता है, अल्कोहल नहीं बनता है। क्लियर है? यहां ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर जलीय Ag2O के साथ रिएक्शन हो रही है RX की एक्वस के साथ, तो ये ROH बनाता है और AgX निकाल देता है। ठीक है,
अब सबसे ज्यादा बच्चों का जो कंफ्यूजन होता है कि सर ये H कहाँ से आया, तो H यहाँ से आया बेटा, जलीय है ना, जल के साथ रिएक्शन करवाइए, यानी कि जल की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराए, यहां से H आया, एक्चुअली में ये H2O है, ठीक है, तो वहां से H2O से H आया है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो कंफ्यूजन यहीं पे रहता है स्टूडेंट्स का कि ये H कहाँ से आ गया, तो H कहाँ से आया, H2O से आया, ठीक है। अब मैंने ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों कही है मैं आपको बता देता हूं। अगर ये जलीय न लिख करके ड्राई लिख देता ना, शुष्क, तो शुष्क Ag2O के साथ जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है तो वो ईथर बनता है। ये दोनों चीजें आपको बहुत जरूरी और बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर जलीय Ag2O है तो अल्कोहल बनेगा, शुष्क Ag2O है तो ईथर बनेगा। उसी प्रकार से KOH के रूप में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर जलीय KOH है तो अल्कोहल बनेगा और अल्कोहलिक KOH है तो एल्कीन बनेगा। रिएक्शन यहां पर ऐसे ही तो पूछता है ये। अब RX के साथ Ag2O एक्वस लिख देगा, प्रोडक्ट दीजिए, ड्राई लिख देगा ड्राई, शुष्क लिख देगा, प्रोडक्ट लिखिए। अब शुष्क लिखेगा तो आपको क्या बनाना है, ईथर बनाना है। तो यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। कितना भी टैलेंटेड लड़का होता है, फाइनली जाकर के वो यहीं पर मिस्टेक कर देता है, इन छोटी से छोटी चीजों पर। इसीलिए इस छोटी से छोटी चीजों को ना आज से ही अपने माइंड में सेट कर लो कि अल्कोहलिक KOH के साथ अल्कोहल नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा, ठीक है। शुष्क के साथ ईथर बनेगा और जलीय के साथ क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। बहुत सारे टाइम पे बच्चों को शुष्क के साथ ईथर तो याद रहता है, लेकिन जलीय के साथ याद नहीं रहता और वो ईथर ही बना देते हैं, तो जलीय के साथ अल्कोहल बनेगा। ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है समझ में आ गया। देखो रिएक्शन करना इजी है, लेकिन रिएक्शन पैटर्न जानना टफ होता है। रिएक्शन करवाने में कौन सी बड़ी बात है, जैसे अभी मैंने अल्कोहल का निर्माण किया, अब मैं कहूं थायोल का निर्माण करो, तो अगर आप थायोल की स्ट्रक्चर जानते हो तो थायोल का निर्माण करने में आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाली। देखो थायोल क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, पहले तो ये जान लो, अल्कोहल होता है ROH, और अगर हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें सल्फर से, ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर दें, सल्फर से कर दें, तो ये बन जाता है आपका थायोल। बस बात खत्म। ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देना है किससे, सल्फर से, थायोल बन जाएगा। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको करना क्या है, जहां पर आपने NaOH लिखा था वहां पर आप क्या लिख दो, NaSH लिख दो। समझ रहे हो ना बात को, जहां पर आपने KOH लिखा था KSH लिख दो, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन इसके साथ करते हैं, NaSH के साथ करते हैं या KSH के साथ करते हैं, तो थायोल बन जाता है। कैसे बनता है, RX रिएक्ट विद NaSH टू फॉर्म, यहां से निकलेगा Na, यहां से निकलेगा X, क्या रिमूव हो जाएगा, NaX रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका RSH, ये बन गया थायोल। तो अगर आपके सामने इस प्रकार से रिएक्शन आई और एरो दे करके ये पूछे कि प्रोडक्ट क्या है, तो मुझे नहीं लगता आपको रिएक्शन में कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सोडियम हैलाइड तो निकलेगा ही निकलेगा, ये तो आप अच्छे से जानते हो। धातु है और अधातु है ना, धातु अधातु रिएक्शन हो जाएगी, आयनिक कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस मेजर चीज क्या है, ये NaSH आपको याद भी तो होना चाहिए कि थायोल के साथ जब हम थायोल का निर्माण कर रहे हैं, तो थायोल का निर्माण करने के लिए हमें एल्किल हैलाइड के साथ क्या चाहिए, कोई SH वाला कंपाउंड चाहिए भाई। और SH वाला कंपाउंड कौन सा है, जैसे NaSH। समझ में आ रही बात। जिस प्रकार से हम थायोल का निर्माण करते हैं उसी प्रकार से आपसे पूछ लेता है ईथर का निर्माण या ईथर का विरचन। अब ईथर का विरचन हम कैसे करेंगे, ईथर का विरचन करने के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया है कैसे करेंगे ईथर का विरचन। ईथर का विरचन करने के लिए आप लोग क्या करो, Ag2O ले लो, और कैसा वाला Ag2O लेना है, शुष्क वाला, ड्राई। तो ये आपका रिएक्शन करेगा 2RX के साथ, किसके साथ करेगा, 2RX, तो 2X 2Ag के साथ रिमूव हो जाएंगे भाई, 2X 2Ag के साथ रिमूव हो जाएंगे। अच्छा मैं इसको ऐसा लिख दूं, RX समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो 2RX लिखना, तो ये 2X हैं और ये 2Ag हैं, तो ये तो निकल जाएगा आपका AgX, और ये बन जाएगा ROR प्लस 2AgX, क्या बना, ईथर। इससे पहले वाली जो मैंने रिएक्शन बताई थी अल्कोहल के निर्माण में, वहां पे मैंने ड्राई की जगह क्या लिखा था, जलीय।
सो जलीय वाला एल्कोहल बनाएगा और ड्राई वाला क्या बनाएगा, ईथर। बस इतना सा आपको ध्यान रखना होता है रिएक्शन में, बाकी रिएक्शन कुछ है थोड़ी ना, एक दूसरे को निकाल करके तीसरा प्रोडक्ट बना देते हैं बस, ठीक है। जिस प्रकार से ईथर का निर्माण हमने यहां पर बता दिया है, किसके साथ बताया है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब किसके साथ करते हैं, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ करते हैं तो आपका ईथर बनता है। उसी प्रकार एक और रिएक्शन है ईथर के निर्माण की, जिसका नाम है विलियमसन संश्लेषण। हालांकि मैं इसको ईथर वाले चैप्टर में बताऊंगा, ईथर वाला चैप्टर बोले तो इसके बाद वाला चैप्टर, ठीक है। तो इसके बाद वाले चैप्टर में मैं जरूर बताऊंगा ईथर के निर्माण की विधि, लेकिन यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं, विलियमसन संश्लेषण नाम से जानते हैं इसको, विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। इसके बारे में पूरी स्टडी तो मैं ईथर वाले चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप लोग बस इतना ध्यान दो कि अगर हमें ईथर का विरेचन करना है एल्किल हैलाइड से तो कैसे करते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कर देते हैं। किसके साथ करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करते हैं। तो यहां से निकलता है आपका NaX और ये बन जाता है आपका ROR, ठीक है। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। और नेम रिएक्शन तो जितनी भी होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जाम में हर साल 1 या 2 नंबर में नेम रिएक्शन पूछता ही पूछता है। तो जैसे विलियमसन संश्लेषण है, क्या है भाई विलियमसन संश्लेषण, तो आप कहोगे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम किसके साथ करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, लिख के दे देता हूं मैं, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करते हैं तो ईथर बनता है, और एक तो NaX निकलना ही निकलना है। तो ईथर का निर्माण 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन करवा के एल्किल हैलाइड की, ठीक है। एक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से करके हम क्या कर सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़े। अब जिस प्रकार से ईथर बना है ना, उस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, थायो ईथर बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे थायो ईथर बनाना है तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है थायो किसके लिए आया है। थायो आया सल्फर के लिए, ईथर में ऑक्सीजन होता है, थायो ईथर में आपका सल्फर होगा। तो इसकी रिएक्शन तो बड़ी इजी है, हम क्या कर सकते हैं, RX की रिएक्शन, 2 RX की रिएक्शन, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, सोडियम सल्फाइड से कर दो, किससे कर दो, सोडियम सल्फाइड से। तो 2Na यहां से निकलेगा और 2RX यहां से निकलेगा, 2Na यहां से और 2X यहां से, क्या निकल गया, 2NX। और जो 2 R बचे वो S के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, RSR, थायो ईथर बना। कैसे बना, देखो हम क्या करेंगे, 2 RX है ना, एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल Na2S से रिएक्ट करेंगे। तो ये दोनों के दोनों X जो हैं 2Na के साथ निकल के 2NX बना देंगे, और ये RRS के साथ रिएक्ट करके या बॉन्ड बना के क्या बना देंगे, आपका थायो ईथर का निर्माण कर देंगे। तो ये आपकी रिएक्शन है इस प्रकार से। तो थायो ईथर बना सकते हो, ईथर बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो, थायो अल्कोहल बना सकते हो, इसको हम थायोल कहते हैं, ठीक है। ये चारों की चारों विरेचन की विधियां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं अगर पूछी जाएंगी, इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, विलियमसन संश्लेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन हो रही है या जलीय Ag2O के साथ रिएक्शन हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, KOH अल्कोहलिक है या KOH जलीय है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट हैं इस रिएक्शन के जो आपको ध्यान में रखने, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चन में आपको फंसाता है, ठीक है। अल्कोहलिक लिख देगा, कभी कभी KOH में जलीय लिख देगा, अब प्रोडक्ट बनाइए। तो आपका अगर माइंड एक साइड जा रहा है तो वो प्रोडक्ट गलत बना दोगे आप लोग। तो यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़े। एक और रिएक्शन है एमीन का विरेचन या एमीन का निर्माण।
अभी हम डिफरेंट टाइप के एमीन कैसे बनाते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। ये रिएक्शन भी पूछ लेता है। क्यों पूछता है? जब मैं आपको 13वां चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां फिर से ये रिएक्शन आएगी। तो ये भी एक नेम रिएक्शन है वैसे, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वहां पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर दिया गया है केमिकल रिएक्शन में, तो यहाँ पर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक बार। एमीन का निर्माण कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, एक आयरन की नली लेते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं और उसमें भरते हैं हम, सील बंद करके उसमें क्या भरते हैं, एक तो हम भरते हैं एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड भरने के बाद उसमें अल्कोहल या अमोनिया भर देते हैं। क्या भर देते हैं? अल्कोहल या अमोनिया भर देते हैं। अब दोनों के दोनों एक्सेस में होते हैं। अब होता क्या है वहां पर कि एक्सेस में जनरली हम एल्किल हैलाइड को भरते हैं और अमोनिया को हम थोड़ा सा लिमिट अमाउंट में भरते हैं, और भरने के बाद हम इसको हीट करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होगा रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ होगी, अमोनिया कैसा है? अल्कोहल है, ठीक है। आयरन की ट्यूब है, कैसी ट्यूब है? सील बंद ट्यूब है। इसको क्या कर दिया हमने? हीट कर दिया। ये आपको एक्सेस में लेना है या आपको लिमिट अमाउंट में लेना है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इसका x इसके h से रिप्लेस होकर के HX बना देगा पहली बार। जैसे आपका HX बनेगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड NH2, क्योंकि NH3 का एक H X के साथ रिमूव हो गया। अब मैंने क्या कहा है, इसकी अमाउंट एक्सेस है, इसकी लिमिट है, तो इसकी एक्सेस अमाउंट होने के कारण दूसरा वाला एल्किल हैलाइड फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा। यहां से H निकलेगा, यहां से X निकलेगा, क्या बन जाएगा? HX निकलेगा तो ये बन जाएगा एक R, ये एक R, ये कितने R हो गए? 2 R, और ये निकल जाएगा आपका NH, क्योंकि एक H की कमी हो चुकी है कि नहीं है। थर्ड वन, क्योंकि ये एक्सेस में लिया गया, मैंने पहले कहा एल्किल हैलाइड को हम कैसे लेते हैं? एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, आधिक्य में लेते हैं। फिर से RX इसके साथ रिएक्ट करेगा, H यहां से निकलेगा, X यहां से निकलेगा, क्या बन जाएगा आपका? HX, और ये बन जाएगा आपका R3N। फिर से इसके साथ RX की रिएक्शन होगी तो RX अब रिएक्ट करके बना देगा R4N पर पॉजिटिव चार्ज और X पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन तो बचा नहीं रिप्लेस करने के लिए। तो फाइनली इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर देता है R को, एंड देन ये रिएक्शन हो जाती है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखो, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करते हैं तो ये बनता है 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन इसमें एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर सेकंड वाले एल्किल हैलाइड से रिएक्शन होती है तो 2 डिग्री एमीन बनता है। 2 डिग्री मतलब द्वितीयक एमीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है। फिर बनता है आपका 3 डिग्री एमीन, और ये बन जाएगा आपका क्वाटनरी अमोनियम लवण, क्योंकि N पर कौन सा चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और नाइट्रोजन की बैलेंस यहाँ पर दिख रही होगी आपको 4 है। X को इसकी बैलेंस में काउंट मत कर देना, X तो आपका कुलम्बिक फोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस वाले फोर्स है। ये 4 इसके साथ जुड़े हुए, तो ये अमोनियम, जैसे NH4Cl होता है ना भाई, NH4Cl होता है, तो NH4Cl में NH4 पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। वैसे तो है ये, तो इसको हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं ना, तो ये आपका चतुष्क अमोनियम लवण है, ठीक है। उसी प्रकार तो एमीन का निर्माण कैसे कर सकते हैं? देखो, 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं, 2 डिग्री एमीन बना सकते हैं, 3 डिग्री एमीन बना सकते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन बना सकते हैं इससे। ये सारी की सारी रिएक्शन कहां पर हो रही है? उसी ट्यूब के अंदर हो रही है, ठीक है। तो ये एमीन का निर्माण है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अच्छे से समझ करके याद रख सकते हैं। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी रिएक्शन आपको याद नहीं हो। जैसे अगर मैं पूछूं कि KCN से क्या बनेगा, तो आपको पता RCN बनेगा। AgCN के साथ क्या बनेगा? RNC बनेगा, है कि नहीं? याद है ना। KNO2 के साथ क्या बनेगा? एल्किल नाइट्राइड बनेगा। AgNO2 के साथ क्या बनेगा? नाइट्रो एल्केन बनेगा। अब एल्कोहल अगर हमें बनाना है तो एल्कोहल बनाने के लिए एक्वस KOH लगेगा, ठीक है, या जलीय सिल्वर ऑक्साइड लगेगा, और ईथर बनाना है तो ईथर बनाने के लिए ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लगेगा। ये सारी की सारी बातें ना आपको माइंड में रखनी है, छोटी छोटी पॉइंट। अब रिएक्शन थोड़ी ना याद रखने की R2 ये वो याद मत रखो, आप तो याद रखो एल्किल हैलाइड, सबको पता है एल्किल हैलाइड क्या है। अब सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला सबको पता है, बस इतना ध्यान रखना है, अगर सिल्वर ऑक्साइड मैंने ड्राई ले लिया तो ईथर बनाना है, तो ईथर का फॉर्मूला तो पता ही है ना, ROR होता है। समझ में आ रही बात? तो अगर आप लोग ऐसे करके रिएक्शन याद रखते हो, जैसे ये कि एल्किल हैलाइड में आप लोग एल्किल हैलाइड याद नहीं है, आपको RX याद रखना है।
NH3 याद रखना है तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, ये तो गलत तरीका है। आपको तो ये ध्यान रखना है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन NH3 से करते हैं तो पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी और फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। तो एक लाइन में आपका पूरा याद हो गया, ना कि ये RH NH3 फिर बनेगा RNH2, वो तो सीधे सीधा क्या हो गया, फिर तो रटने वाली चीज हो गई ना। अब प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 11वीं में तो सारे के सारे IUPAC नोमेनक्लेचर करते हो आप लोग। अब प्राथमिक एमीन क्या होता है, द्वितीयक एमीन क्या होता है, तृतीयक एमीन क्या होता है, तो सब पता है। तो बस ये ध्यान है तो बात तो खत्म हो गई ना, समझ में आ रही बात। तो प्रोडक्ट तो आपको पता है सारे के सारे, फिर तो बस आपको रिएक्टेंट पता है, प्रोडक्ट पता है, बात खत्म, लिखना ही है। ठीक है, एमीन का निर्माण हो गया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे विलोपन अभिक्रिया की। और विलोपन अभिक्रिया में वैसे मैं बता चुका हूं, ठीक है, विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, 11वीं में ये सब पढ़ाया आपको। योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, 4 प्रकार की अभिक्रियाएं सब बता रखी हैं आपको, आपको याद हो या ना हो कि बता रखी हैं। ठीक है, सो विलोपन अभिक्रिया क्या होती है मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से। कुछ इस प्रकार से हम समझा सकते हैं इसको कि सपोज करो ना, ये कार्बन कार्बन है दोनों, ठीक है, इसके साथ एक X जुड़ा है, एक Y जुड़ा है। ठीक है, तो किसी भी आधार भाग से अगर 2 या 2 से अधिक समूह निष्कासित हो रहे हैं, यानी कि यहां से XY निष्कासित हो जाए, एडिशन किसी का नहीं हो रहा, केवल निष्कासन हो रहा है, केवल निराकरण हो रहा है, तो ये आपका जो रिएक्शन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, विलोपन अभिक्रिया कहलाएगी। यानी कि आधार भाग से 2 या 2 से अधिक जो समूह है वो क्या हो जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं, हट जाते हैं, तब जाकर के जो रिएक्शन कहलाती है वो विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें अल्फा विलोपन आती है, बीटा विलोपन आती है, गामा विलोपन आती है, बहुत सारे रिएक्शन आते हैं, लेकिन अल्फा गामा आपके काम की नहीं है। यहाँ पे एल्किल हैलाइड के द्वारा दी जाने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिएक्शन है वो बीटा विलोपन है। बात ये नहीं कि एल्किल हैलाइड के द्वारा अल्फा विलोपन नहीं दी जाएगी, दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी, लेकिन अल्फा विलोपन किसके द्वारा दी जाती है आपको याद होगा, CHCl3। याद है, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आगे आएगा अल्फा विलोपन भी आएगा, बताऊंगा आपको। यहां पर जो मोनो हेलो एल्केन के द्वारा रिएक्शन दी जाएगी, कौन सी रिएक्शन दी जाती है, बीटा विलोपन अभिक्रिया दी जाती है। और बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या होता है कि जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से करते हैं, किससे करते हैं, एल्कोहलिक KOH से करते हैं, एल्कोहलिक KOH से करते हैं, तो क्या होता है, बीटा स्थिति से हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है, बीटा स्थिति से हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है। इस रिएक्शन को बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करते हैं तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निष्कासित हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कहूं, देखो X ग्रुप इस पे जुड़ा हुआ, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, बीटा हाइड्रोजन। समझाने के लिए मैं CH3 को ऐसे लिख सकता हूं ना, ठीक है, लिख सकते हैं, CH2H लिख दिया, एक ही तो बात है। अब क्या होता है, देखो यहां से तो निकलता है आपका KX और यहां से निकल जाता है आपका HOH। फॉर्मल वे में बता रहा हूं, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं मैं इसकी, वैसे इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है ही नहीं, मैकेनिज्म तो बताने की जरूरत नहीं, आप तो बस फॉर्मली इसको लिख दो कि यानी यहां से एक तो निकल गया आपका KX और एक निकल गया आपका H2O। ठीक है, वैसे मैकेनिज्म इसकी बहुत डीप होती है, बस आप इसको निकाल करके छोड़ दो। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जब यहां से H निकला, यहां से X निकला, 2 समूह निकले ना, जैसे अभी XY निकले थे, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन को भी तो अपनी वैलेंसी पूरी रखनी है। तो ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया, एल्कीन। ये तो बात मैं आपको बता चुका हूं कि अगर अल्कोहलिक KOH दे रहा है तो एल्कीन बनाना है, और जलीय KOH दे रहा है तो अल्कोहल बनाना है। ये तो इजी रिएक्शन है। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन पुट होता है वो ये होता है कि अगर बीटा पोजीशन 1 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहां
ये सिमेट्रिकल है। बीटा पोजीशन 1 है, तब तो आपने जो निकालना था वो निकाल दिया, क्योंकि यहीं से हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन अगर आपके पास बीटा पोजीशन 2 हो जाए तब क्या करोगे? जैसे ये आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब माना कि X ग्रुप मैंने यहां पर जोड़ दिया और CH3 ग्रुप यहां पर जोड़ दिया, तो जहां पर X ग्रुप जुड़ा है वो तो आपका अल्फा कार्बन, ये दोनों तो आपके बीटा कार्बन है ना। तो वी हैव 2 बीटा पोजीशन। अगर हमारे पास 2 बीटा पोजीशन हो गई तब क्या होगा? तब किस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा? इससे निकलेगा या इससे निकलेगा? तो इसके लिए एक नियम दिया गया है, सतजेफ नियम। याद आ रहा होगा आपको, 11वीं में पढ़ा है। सतजेफ नियम, सटजफ नियम, सरजफ नियम, जैतसेफ नियम, बहुत सारी अलग अलग किताबें अलग अलग नाम लिखती है, नाम इंग्लिश में एक ही है, सतजेफ। ठीक है, सतजेफ रूल क्या कहता है आपको अच्छे से पता है। सतजेफ रूल ही आपके पास है। वैसे हॉफमैन ने भी रूल दिया था, वो आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो बहुत हायर लेवल की चीज हो जाती है। तो आपकी सिलेबस में केवल सतजेफ नियम है। तो सतजेफ ने कहा था बीटा विलोपन अभिक्रिया के दौरान जो एल्कीन बनता है वो ऐसा एल्कीन बनेगा जिसमें द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो। द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो, द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो या उसका प्रतिस्थापन ज्यादा हो रखा हो। ठीक है, यानी कि अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन बनता है। अब अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन का मतलब ही ये है कि द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन कम है। अब समझे नहीं क्या? मैं ये कह रहा हूं कि देखो, अगर CH4 मैंने लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन कम कैसे होगा इस कार्बन पर? इस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होने के लिए कोई ग्रुप इस पे जुड़ना चाहिए ना। यानी कि अगर मैं इसमें एक X ग्रुप जोड़ दूं, तो X ग्रुप जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन का मतलब ही हाइड्रोजन कम। समझ में आ रही बात? तो कम हाइड्रोजन अगर द्विबंधित कार्बन पर है तो इसका मतलब उसका प्रतिस्थापन अधिक है। तो सतजेफ ने यही तो कहा है कि यदि द्विबंधित कार्बनों पर हाइड्रोजन कम है तो ऐसा एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा, या उसका उल्टा, उसका हम एक और रूप दे सकते हैं इस परिभाषा का कि ऐसा एल्कीन बनेगा जिसमें द्विबंधित कार्बनों का प्रतिस्थापन ज्यादा हो रखा हो। समझ में आ रही है? तो प्रतिस्थापन ज्यादा होने का मतलब क्या? मैं आपको 2 प्रोडक्ट बना के दे देता हूं। देखो, X तो यहां से निकलेगा K के साथ। अब एक H इस बीटा से निकल सकता है, इस बीटा से भी निकल सकता है। अब मैं दोनों से निकाल के दिखाता हूं। अगर बीटा यहां से निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहां से एक H निकला तो CH, यहां से X निकला तो दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH3 प्लस में। अब अगर H यहां से निकला है तो X यहां से निकला होगा तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा क्या? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको कुल मिला के ये देखना है किस वाले द्विबंधित कार्बनों का प्रतिस्थापन ज्यादा हुआ है। देखो, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, यानी कि द्विबंधित कार्बनों से जुड़े द्विबंधित कार्बनों पर हाइड्रोजनों की संख्या कुल मिला के 3 है, जबकि यहां पर द्विबंधित कार्बनों पर हाइड्रोजनों की संख्या 1 है। ठीक है, अब देखो, इस कार्बन का भी प्रतिस्थापन हुआ और इसका भी प्रतिस्थापन हुआ, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन हट करके एक CH3 ग्रुप जुड़ा है। अब बहुत सारे बच्चे लिंक इससे कर देते हैं कि सर यहाँ पे तो बड़ा वाला ग्रुप जुड़ा है। देखो, बड़ा वाला ग्रुप यहाँ पर मायने नहीं रख रहा है क्योंकि इस साइड से कोई प्रतिस्थापन नहीं हुआ है, जबकि यहाँ दोनों साइड से प्रतिस्थापन हुआ है। तो प्रतिस्थापन से अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो आपको एक बात माइंड में सेट कर लेनी है, क्या? कि जहां पर द्विबंधित कार्बन पर आपको हाइड्रोजन कम दिख जाए ना, जैसे यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, तो वो वाला पदार्थ, आप वो वाला जो एल्कीन है आपको क्या करना है? मुख्य एल्कीन के रूप में मानना है। तो ये आपका मुख्य उत्पाद है और ये आपका क्या है? अल्प उत्पाद है। अब क्लियर हो गया? सतजेफ नियम क्या कहता है? ऐसा एल्कीन बनेगा जहां पर द्विबंधित कार्बनों पर हाइड्रोजन कम होते हो या जहां पर द्विबंधित कार्बनों का प्रतिस्थापन ज्यादा हो रखा हो, यानी कि अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, एक जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और लिखवा देता हूं। एक एल्कीन और एक और बना देता हूं प्रोडक्ट आपको। जैसे मैं आपको बता दूं, CH3 है, यहां पर माना कि आपका CH2 हो जाए और यहां पर माना कि आपका
CH हो जाए, ठीक है, एक CH3 यहाँ लिख देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा आपका CH और यहाँ हो जाएगा X, और सामने माना कि आ गया आपका CH3। तो अब आपको अच्छे से पता कौन सा वाला एल्कीन बनेगा, समझ लो। यहाँ से X निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, क्यों? क्योंकि इस कार्बन का प्रतिस्थापन ज्यादा हो रखा है कंपेयर टू इसके, ठीक है। चाहे तो आप ये कर लो, CH2 CH3 लिख दो। अब देखो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ से, किसके साथ? KOH के साथ। कौन सा KOH है? एल्कोहलिक KOH है, ठीक है। अब देखो या तो H यहाँ से निकलेगा या तो H यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकाल के दिखाओ तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3 और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड C और H एंड सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ से अगर निकलेगा हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन यहाँ से निकालने के बाद प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखो ये CH3 ऐसा ही रहेगा, ये CH CH3 ऐसा ही रहेगा, और ये आपका आ जाएगा CH एंड डबल बॉन्ड आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है, इधर तो हाइड्रोजन नहीं है। तो मुख्य उत्पाद कौन बन रहा है? ये बन रहा है, ये वाला आपका क्या है? अल्प उत्पाद है। तो इस प्रकार से हम बीटा विलोपन अभिक्रिया को पढ़ेंगे और पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। बीटा विलोपन अभिक्रिया आपकी क्लियर हो चुकी है। आगे जो आपकी धातुओं से रिएक्शन है या जो रिडक्शन है उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।